सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 भारत एक है। प्रस्तुत निबंध के लेखक की श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात कवि और ओजस्वी लेखक हैं। वैसे तो आपको प्रमुखतः कवि के रूप में असाधारण ख्याति मिली, लेकिन आपका गद्य लेखन भी उच्च कोटि का है। इस निबंध में आपने बताया है कि हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता है। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग ही है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर भाग तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर भाग तक का वह भाग है जिसमें हम दक्षिणी पठार कहते हैं। इस पठार के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है, वह प्रायद्वीप जैसा है। अचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो ये 3 खंड किए हैं, वह ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में उत्तर में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए। विंध्य को लांघ कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन इस काम में कामयाबी किसी किसी को मिली। कहते हैं पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपने संदेश सुनाया था। फिर भगवान रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। महाभारत के जमाने में उत्तरी और दक्षिणी भारत के अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम थी, और दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में दक्षिण भारत के राजा भी आए थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था, उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मुगलों ने इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके, और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली, वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी कि जो सारे देश को एक रहने की खिला
खिलाफ पड़ती थी। यही कारण है कि जब कोई बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम में लगा, थोड़ी बहुत सफलता उसे जरूर मिली, लेकिन स्वार्थी, अदूरदर्शी और कमजोर राजाओं के आते ही देश की एकता टूट गई और जो कठिनाई विंध्य के उत्तर को विंध्य के दक्षिण से मिलाने में हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी के उत्तर भाग से उसके दक्षिण के भाग से मिलाकर रखने में हुई। इस देश में बैरफुट का यह भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण है। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के अनेक गुण हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहाँ रहते थे वहाँ देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र बना देते थे और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग के भीतर एक तरह का प्रत्यंता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। यह देश भी बहुत विशाल, इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना के लोगों के रूप रंग आदि में श्रीलंका का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इसी देश में है, जहाँ साल में सबसे अधिक वर्षा होती है और धार की मरुभूमि भी यही है, जहाँ वर्षा होती ही नहीं अथवा नाम मात्र को होती है। जलवायु और क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाता है, जो भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष है। असल में इन भेदों को मिलाकर अगर हम कोई एक राष्ट्रीय ढंग चलाना चाहें तो उससे अनेक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर हम रोटी और उड़द की दाल अथवा रोटी और मांस को राष्ट्रीय भोजन बना दें तो पंजाबी लोग तो मज़े में रहेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कानून बना दें कि हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहननी होगी तो कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चलने वालों के लिए चप्पल ठीक नहीं होती। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, फैली हुई हैं और इनके कारण हम आपस में अजनबी से हो जाते हैं। उत्तर भारत में गुजरात से बंगाल तक की जनता के बीच में संपर्क खूब हुआ है, इसलिए भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं अखरती। लेकिन अगर उत्तर भारतवर्षी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतवर्षी उत्तर चला आए और अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा ना जानता हो तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारे राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में पहले यह बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं है, मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधनों उपलब्ध हो जाने से यह बाधा दूर हो गई। आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने में अनाज तुरंत पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार पहले देश के एक कोने में विद्रोह होता था, तब दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा उसे दबा नहीं सकता था और विद्रोह की सफलता में देश की एक
एकता टूट जाती थी। लेकिन आज तो देश की किसी कोने में विद्रोह हो, हम दिल्ली से फौजें भेजकर तुरंत दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं अब खत्म हो गई हैं। यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है, जितनी विशाल वह रामायण, महाभारत, मौर्य और मुगलों के ज़माने में भी कभी नहीं हुई थी। अब भी क्षेत्रीय जोश या प्रांतीय मुद्दे बाकी हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि इस जोश को पालने वाले प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं है। मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है, और इसका हल तब निकलेगा जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में अहिंदी भाषाओं तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अच्छा विचार हो जाए। सौभाग्य की बात है कि इस दिशा में काम शुरू हो गए हैं, और कुछ समय बीतते बीतते हम इस बाधा पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह तो हुई भारत की विविधता की कहानी। अब जरा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है। सबसे विचित्र बात है कि यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है, और हम प्राय एक ही तरह के विचारों और कथा की वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्राय सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था, उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में भारत की अन्य भाषाओं की लिपियों की भाषा एक ही है। यद्यपि वह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी में क, ख, ग और अक्षर पढ़ते हैं, वैसे ही अक्षर भारत की अन्य लिपियों में भी पढ़े जाते हैं, यद्यपि उन्हें लिखने का ढंग और है। जैसे कि आपको दिखा रखा है उड़ीसा का सूर्य मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, तिरुपति का मंदिर और सोमनाथ का मंदिर। देखिए सब जगह डिफरेंस है। हमारी एकता का एक प्रमाण यह है, उत्तर या दक्षिण, चाहे जहाँ भी चले जाए, आपकी जगह जगह एक ही संस्कृति के अंदर दिखाई देंगे। एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी, जो चंदन लगते हैं, स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास रखते हैं, अथवा नई रोशनी को अपनाने के लिए कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो उनकी दृष्टि है, वही स्वभाव और दृष्टि दक्षिण भारत वालों की भी है। भाषा की दीवार के टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, और वह आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते। असल में भाषा की दीवार के आर पार बैठे हुए भी वह एक ही है। वह एक ही धर्म के अनुयायी और संस्कृति की एक भाषा विरासत के भागीदार हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी
और आज़ादी उनकी संसद और शासन विधान भी एक ही है। जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहाँ एक धर्म को लेकर एक तरह के आपसी एकता है, वहाँ वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं के भी बहुत करीब हैं, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाते समय अपनी हिंदू आदतें भी अपने साथ ले गए थे। इसके सिवा अनेक सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई, जो उन्हें दिनों दिन आपस में नज़दीक लाती जा रही है। संसार के ढेर एक देश पर अगर हम अलग अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके और आदतों से टपकती है। चीन ने आने वाले आदमी विलायत से आने वालों के बीच नहीं छिप सकता, और यद्यपि अफ्रीका के लोगों भी काले होते हैं मगर वे भारतवासी के बीच नहीं खाप सकते। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाक खूब चली हुई है, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा। इसी तरह भारत के केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी क्रिश्चियन जाए तो आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा कि इसी तरह भारत केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिश्चियन, पारसी और मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिया जाता है कि वह हिंदुस्तानी है। और यह बात कुछ आज पैदा नहीं हुई बल्कि इतिहास के किसी समय किसी काल में इतिहास के किसी भी काल में भारतवासी ही थे तथा अन्य देशों के लोगों के बीच में वह नहीं खाप सकते। यही वह सांस्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक रखे हुए है। यही वह विशेषताएं हैं जो लोगों में पैदा होती हैं, जो एक देश में रहते हैं और एक ही तरह की जिंदगी बसर करते हैं और एक तरह के दर्शन और एक ही तरह के आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा क्या बताया गया है, देश की विविधताएं और एकता बताई गई है कि कैसे है और कैसे कैसे शुरुआत से रही रामायण के टाइम से, महाभारत के टाइम से, और अब कैसे कैसे चेंजेस आते गए और अब तक कैसे कैसे हुआ है। अगर हम भारतवासी किसी और देश में चले जाए तो पहचान लिए जाते हैं, अगर हम चाहे वहाँ की वेशभूषा पहन लें या कैसे रहे मगर हम पहचान लिए जाएंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।